मुंबई, माय सेकंड होम। हम मिलेंगे साइबर स्पेशलिस्ट कॉप के टीचर मास्टर्स के साथ शुभम सिंह। ये ले लेते हैं एक बार। कितने का है? इसका एक है तो हम दो तीन है, तो आप 60 ले लो, दे दो 3। मूंगफली है ना? ये चीज़ कैसे हो रहा है? आपका और मेरा। वो आपको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। थैंक यू। सब्सक्राइबर मिल गया हमको एक नया। सच में मजा आ गया, सच में मजा आ गया। ये ना ये आंद्रे ओजा ने कहा था कि फिल्म इज ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट बट मेजरली अबाउट हैप्पी एक्सीडेंट्स, एंड दिस इज अ वंडरफुल हैप्पी एक्सीडेंट। We are now in a cyber gaming zone. आज का जो ये साइबर का सीन है ना, ये अभी गेम में नहीं है, ये दूसरा ही गेम कर रहा है, किसी का गेम बजा भी रहा है। तो इस चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी पे। शुभम सिंह, पॉप में आपका स्वागत है। आप तो एथिकल हैकर हो जी। आपको ये सब करने का दिमाग में सूझा कहाँ से? ये टर्म्स जो मुझे पता चला कि हैकिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, जब मैं कॉलेज टाइम से ही मैं बहुत ज़्यादा टेकी था, लाइक टेक्नो सेवी था मैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइक डिवाइसेस, जब बाकी बच्चों के पास मोबाइल नहीं था तब से ही मेरे पास फ़ोन था, तो मैं इंटरनेट से कनेक्टेड, सोशल मीडिया पे एक्टिव बहुत टाइम से था। 12th जब मेरा एंडिंग लास्ट ईयर था तब मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था। फेसबुक अकाउंट, हाँ जी, मेरा हुआ था। तब मुझे पता नहीं था हैकिंग के बारे में कुछ भी, तब मैं एकदम चौकीदार के घर में छोड़ी होगी। तो मुझे ज़रा सा भी नॉलेज नहीं था। तो मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हैकिंग क्या होती है। तब मुझे पता चला कि इसमें स्टडी भी होती है, एथिकल हैकिंग करके टर्म्स हैं, कोर्सेस हैं जो प्रोवाइड। तब इंडिया में उतना ज़्यादा हाइप नहीं था कि एथिकल हैकिंग कोर्स सबको पता है, साइबर फॉरेंसिक्स कोर्स सबको पता है। तो उस टाइम पे मुझे एक क्रेज़ सा हो गया इस बारे में, जबकि वो फेसबुक अकाउंट में रिकवर नहीं कर पाया, मेरा फिजिंग के थ्रू हैक हुआ था। पर आज भी नहीं? आज भी नहीं। हाँ? उसके बाद वो अकाउंट ही बंद हो गया था। बट फिर मैं जब इस फील्ड में एंटर किया, मैंने मेरी जो डिपार्टमेंट से मेरी जो कनेक्टिविटी हुई वो ऐसे हुई कि हमने एक सेमिनार किया था फॉर लोकल पुलिस स्टेशन। तब विक्रोली पार्क साइड मुंबई में पुलिस स्टेशन है, उनके लिए कुछ एक लिमिटेड ऑफिसर्स, 10-12 ऑफिसर्स के लिए वो सेमिनार था। तो एक बेसिक फर्स्ट मेरा था कि पुलिस से इंटरेक्शन हुआ था मेरा। तब हमने एक अवेयरनेस सेमिनार किया और उसके बाद एज ए वॉलंटियर मैं उन्हें हेल्प करने लगा कि जो भी उनके टेक्निकल क्वेरीज होते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे डिपार्टमेंट में भी कोई इतने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं। एक लाइन में बोला जाए तो आप पुलिस को पढ़ाते थे। जी हाँ, पुलिस को हम ट्रेनिंग देते थे कि हमें कैसे सॉल्व करना है, ये जो साइबर क्राइम टर्म्स हैं इसको कैसे ट्रैक करना है, केसेस को। धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ते गया, एज ए वॉलंटियर करते थे, फिर हम इसमें एज ए प्रॉपर केसेस हैंडल करना, जॉइंटली पुलिस के साथ काम करना। तो ऐसे करके ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। तो अभी आप महाराष्ट्र पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, मेनली महाराष्ट्र पुलिस के साथ आप काम करते हो और मुंबई पुलिस के साथ काम करते हो। आपने दिल्ली पुलिस के भी काफ़ी केसेस में मदद की है, राजस्थान में मदद की है और भी बहुत कुछ किया है। जी हाँ, जी हाँ। कैसा लगता होगा कि पुलिस को पाठ पढ़ाना, कैसा लगता है? नहीं, मेरा तो एक्चुअली काफ़ी बहुत ड्रीम था कि मैं भी यूपीएससी करूं, और मैं भी कहीं ना कहीं मुझे फिर अब फील होता है कि नहीं, ये जो मैं जॉब कर रहा हूं बहुत ही अच्छा है और उसकी भी बहुत वैल्यू है इस चीज़ में। हमने काफ़ी सारे केसेस सॉल्व किए हैं, इवन मुंबई पुलिस हो या फिर बाहर जो भी अदर स्टेट की पुलिस है उनके साथ। जैसे हमने कुर्ला पुलिस के साथ काम किया था, जहाँ पे कि मैट्रिमोनियल कुर्ला, ये मुंबई में बांद्रा कुर्ला, बीकेसी, वो कुर्ला बीकेसी है, हाँ, बीबी नगर करके पुलिस स्टेशन है, विनोबा भावे, वहाँ पे हमने काम किया था। तो हमने ये जो कल्प्रिट्स थे वो इंटरनेशनल थे, आइवरी कोस्टा करके कंट्री है, वहाँ के कल्प्रिट्स थे, और ये मैट्रिमोनियल स्कैम में हमने एक केस ओपन किया था। और इनको हमने दिल्ली में
तिलक नगर करके जगह है। मैट्रिमोनियल स्कैम का मतलब आप बताना चाहते हैं कि मैट्रिमोनी साइट से मुलाकात होती है और वैसे स्कैम जी। जो होता है उसको आप लोग मैट्रिमोनियल स्कैम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मैट्रिमोनियल जो होता है कि एक पर्सन से मिलना, ठीक है, वर्चुअली, नॉट ओनली कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर, बल्कि सोशल मीडिया साइट्स हो गए और डेटिंग ऐप्स हो गए। तो आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं डेटिंग के लिए, सोशल मीडिया में भी आजकल लोगों को बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। मतलब ये कल्प्रिट्स क्या करते थे, अपनी आइडेंटिटी इम्पर्सनेट करते थे, जैसे कि खुद की एक फेक आइडेंटिटी बनाना कि सो एंड सो ये डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं और ये इंटरनेशनल किसी कंट्री में जॉब कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर इंडियन नहीं होते थे। ये इंडियन नहीं होते थे। ये स्कैम जो होता था ये बाहर के, मोस्टली नाइजीरियंस, जैसे कि नाइजीरियन स्कैम्स पहले एक साइबर क्राइम में बहुत फेमस नाइजीरियन स्कैम, आइवरी कोस्ट। जो हमारा केस था उसमें जो कल्प्रिट था वो आइवरी कोस्टा कंट्री का था और उसमें कुछ नाइजीरियंस भी थे जिन, इसका फुटबॉल से कुछ लेना देना है क्या? फुटबॉल खेलने आते इवन थे? वो दिल्ली में फुटबॉल प्लेयर जो लोकल है वहाँ पे जैसे होता है कि वो वहाँ रहते हैं, इवन वो फुटबॉल भी खेलता था। और मैं आपको जब बताऊंगा केस में, जब हमने उसको कॉट किया तब वो जस्ट फुटबॉल खेल के ही उस अपने एड्रेस पे पहुंच रहा था और उसी दरमियान हमने उसको कॉट किया था। ठीक है। Okay. हाँ, ये ऐसा था कि स्कैम में हमें पता चला कि विक्टिम के साथ कुछ 6 लाख रुपीस का स्कैम हो गया और स्कैम 6 लाख रुपए चले गए थे उसके। और ऊपर से प्यार, शादी का सपना सब। वो तो हाँ बहुत सारे होप्स थे जो टूट गए। विक्टिम को ये पर्सन एक सोशल मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिला और उसने अपना आइडेंटिटी बताया कि मैं यहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर हूँ और यूएस में, और अपनी लाइक एक बेसिक कम्युनिकेशन जैसे स्टार्ट होता है एक इन जनरल, वैसे उनका स्टार्ट हुआ। उन्होंने 3-4 महीना चैट किया, फिर नंबर शेयर किया। तो इन्होंने जो कल्प्रिट है उसने अपना एक इंटरनेशनल नंबर दिया जिससे फिर ये व्हाट्सएप पे कॉलिंग पे बात करते थे। और ये इंटरनेशनल है तो इनकी वॉइस जो होती थी वो बहुत इन्फ्लुएंट होती थी इंग्लिश, तो विक्टिम और ज़्यादा ट्रस्ट खा लेता था कि ये तो यहाँ पे तो क्या बोल foreign- रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं देते इंडिया के लोग। यहाँ पे किस लैंग्वेज में बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट देते हैं। कोई अपने मतलब खुद के लैंग्वेज, मराठी में बोलो, बंगाली में बोलो, पंजाबी में बोलो, अच्छी खासी मतलब एजुकेशन की बातें बोलो, अच्छी बातें बोलो तो समझ में नहीं आती। अंग्रेजी में आप यहाँ के लोगों को तो गालियाँ भी और कुछ चीज़ें तो वो भी मतलब सही लगती है। इनका ट्रस्ट गेन हो जाता है कि हाँ ये पर्सन तो है, जेन्यून पर्सन है। फिर उसके बाद डे टू डे जो कम्युनिकेशन होता है इनका, तो ये प्रॉपर इनका लाइक प्रिपेयर होते हैं ये कि हमें क्या पॉइंट भेजना है, क्या चैट करना है। उनका प्रॉपर जैसे एक स्क्रिप्ट होता है एक मूवी बनते टाइम पे, वैसे ही एक इनकी स्क्रिप्ट होती है कि ये एपिसोड में हमें ये स्क्रिप्ट यूज़ करना है। तो उस तरीके इस से राइटर को भी पकड़ा होगा आपने। हाँ, तो जेल में बैठ के बेचारा क्या करेगा, पार्ट टाइम मुझसे मिला ही दो, मेरा काम कर देगा। तो इसमें ये बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का टास्क होता है कि जो प्रोफाइल हंट करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली टारगेट जो डिवोर्सी हैं, जिनका एज ज़्यादा हुआ है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको करते हैं क्योंकि ये इजी लोगों के इमोशनल वल्नरेबिलिटी को ये लोग यूज़ करते हैं। जितने भी सिंगल्स हैं या जिनके भी डिवोर्स हो चुके हैं, उम्र बढ़ चुकी है, अकेलेपन से मतलब आप परेशान हैं, तो ये डेटिंग ऐप्स वगैरह ये सब चक्कर में मत पड़िए। अकेले तो आप पहले से हैं, अभी कंगाल भी हो जाएंगे। तो इन जनरल वो कम्युनिकेशन में पहले ही बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजूंगा, इवन कि मैं खुद इंडिया आऊँगा आपके पास। ऐसे ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से ये गेन कर लेते हैं, मतलब इनडायरेक्टली एक वर्चुअल रिलेशनशिप में ये आ जाते हैं। और फिर उसके बाद इनका जो विक्टिम होती है उनको ये बोलते हैं कि हम आपके लिए कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेज रहे हैं। तो उसमें वो इवन पैकिंग के टाइम में फ़ोटोज़ भेजते हैं कि हाँ एप्पल आईफोन है और आईपैड है, कुछ रिंग्स हैं, ऐसे करके कि ये गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है। उसके बाद विक्टिम कहीं ना कहीं बहुत सारे होते हैं कि जो खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो, कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लालच के चक्कर में बहुत लोगों ने पैसे अपने डुबा दिए हैं जो स्कैम्स में चले जाते हैं। इस केस का लालच समझ में आ गया कि होने वाला पति या आशिक गिफ्ट अच्छा दे रहा है। दूसरे टाइप का लालच भी होता है ना, जैसे वो आपका लॉटरी लग गई है 5 लाख की, आपको 50 करोड़ रुपए भेजने वाले हैं। ये भी होता है इसमें बहुत। अभी ट्रेंडिंग में इसमें जो स्कैम चल रहा है स्टॉक मार्केट के या फिर जो बिटकॉइन रिलेटेड स्कैम्स होते हैं। हाँ। जिसमें ऐसा होता है कि
सामने वाले को दिखाते हैं कि आप सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट स्कैम हो गया जिसमें कि आप सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सो एंड सो उसका आउटपुट आएगा। ऐसे करके इनिशियली तो उनको आउटपुट आता है, फिर सडनली जब वो बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद ये पता चलता है इनका बहुत बड़ा स्कैम हो गया। और इसमें भी ये बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें कि इजी विक्टिम को ट्रस्ट गेन हो जाए, जैसे कि ये ग्रुप बनाते हैं। आजकल ये स्कैम ज़्यादा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे है। ज़रा सा इन्वेस्टमेंट ऐसे करके सर्च करोगे या स्टॉक सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे जो कि स्टॉक के रिलेटेड गाइडेंस देना, इन्फॉर्मेशन देना, कोचिंग देना और ऐसे क्लेम करना कि आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो सो एंड सो आपको बेनिफिट आएगा। तो वो अपना रिव्यू डालते हैं कि हाँ इतने इतने लोगों को इतना बेनिफिट आया है, स्क्रीनशॉट्स डालते हैं। एक तरीका है कि पकड़ लीजिए छोटा अमाउंट, जैसे किसी ने 10,000 लगाया शेयर पे, 15,000 लगाया, बोला था कि 2,000 मुनाफा एक महीने में होगा, उन्होंने 3,000 दे दिया। तो ऐसे 20,000 लगाया, 5,000 दे दिया, ऐसे देते देते उनका जो ट्रस्ट है गेन किया। तो अभी बोल रहे हैं कि ये गोल्डन स्कोप है ऐसा कुछ, अभी उसने 2 लाख लगा दिए, किसी ने 5 लाख लगा दिए, जी हो गया काम, वाइप आउट हो गए इनके पैसे। अभी और एक किस्सा ये लोग करते हैं, मुझे ये पता है। पहले जो मनी मार्केट ग्रुप होते थे ना, चेन हमारे वहाँ पे जैसे शारदा बोल के एक था बंगाल में, ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे कंपनी जैसे थे। इनके जो लोग होते थे वो बोलते थे कि हाँ मुझे तो चेक मिला है, मैंने एक क्लाइंट को लाया हूँ तो उसकी वजह से मुझे एक कमीशन मिला है, चेक मिला है। और वो मिलता था इतना सा, बोलते थे झूठ, वो ग्लॉसी सूट वगैरह सब पहन के, वो लाइफस्टाइल दिखा के लोगों को ऐसे लूटा करते थे। और बंगाल में तो शारदा स्कैम का सबको पता है, बहुत लोगों को लूटा गया था। बट ये एक वर्चुअल लेवल पे होता है और वो एक रियल वर्ल्ड। एग्जैक्टली, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इंसान पकड़ना पड़ता है और मार खाने का चांसेस भी है। यहाँ पे अनलेस अनटिल आप जैसे लोग पकड़ो तब तक तो मिलने नहीं वाले। बचपन में डीडी में एक ऐड आता था ना, रोटी रानी मुझे पकड़ो तो खाओ, मुझे याद है ना, वही पकड़ो तो खाओ का किस्सा चल रहा है तब से। तो फिर ऐसे स्कैम में होता है कि ये आपको कुछ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने बोलते हैं। जब आप वो ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे आप देखते हो, लोग पहले मॉनिटर करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे उनके ही लोग होते हैं उस ग्रुप में जो कि स्क्रीनशॉट डालते हैं कि आज हमें इतना बेनिफिट मिला है, आज इसका आईपीओ पे हमने इस पे इतना इन्वेस्ट किया था तो इस पे इतना हमें आउटपुट आया। वो देख के लोगों के मन में और लालच होता है क्योंकि वो एक सर्टन 15 दिन 20 दिन मॉनिटर करते हैं और यहाँ से उनको अप्रोच तो चल ही रहा है कि आप इन्वेस्ट कर लो, आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर वो देखते हैं कि हाँ खुद से 10 15 20 लोग डाल रहे हैं कि हाँ सर हमें आपकी वजह से बेनिफिट मिल गया, थैंक यू, और वो स्क्रीनशॉट डालते हैं कि इतना सो एंड सो अमाउंट उनके अकाउंट में रिसीव हुआ। तो वो एक लॉगिन एक्सेस भी देते हैं इनको कि जहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो कि कितना आपने इन्वेस्ट किया तो उस हिसाब से वहाँ पे बढ़ रहा है। तो वो ऐप तो उनका ही डेवलप किया हुआ होता है, वो जितना चाहेंगे वहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बट उस अमाउंट को आप अपने पेमेंट, जैसे कि कोई इंडियन है तो वो रिसीव करना है तो वो नहीं कर सकता। ऐप में तो शो होता है कि आपके पास सर्टेन अमाउंट है, तो जो कल्प्रिट्स होते हैं वो विक्टिम को बोलते हैं कि आपको सो एंड सो टाइम तक तो होल्डिंग पीरियड होता है जब आपको वहाँ पे वेट करना है, इतने टाइम में तभी आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। मीनवाइल वो जब विक्टिम देखता है कि हाँ मेरे तो पैसे बढ़ रहे हैं तो वो उनको साइड बाय साइड अप्रोच करते हैं कि आप और इन्वेस्ट करो, ये एक गोल्डन मोमेंट है, अगर आप इस टाइम पे कर रहे हो तो आपको और चांसेस है। इस लालच में और भी लोग बहुत सारे बड़े बड़े अमाउंट डाल देते हैं। अभी रिसेंट मेरे पास एक विक्टिम है जो कि इंडियन है पर वो रहते थे सिंगापुर में, और उनके साथ ऐसा ही हुआ, उन्होंने ज्वाइन किया, उनका टोटल अभी 79 लाख रुपीज़ स्कैम हो चुका है इस स्कैम में, सेम मोडस में। तो उनको पैसा आपने वापस कर सके आप? अभी तो ये केस रिसेंट वाला है तो ये चल रहा है, उनका इंडिया में कंप्लेंट हुआ है, अभी सो एंड सो अमाउंट फ्रीज करना है। तो जो भी अमाउंट होल्ड होगा इनिशियली जितने भी पहले यही होता है विक्टिम का कि पैसे बच पाए, कल्प्रिट को तो बाद में पकड़ने वाली बात है। क्योंकि ये होता है साइबर क्राइम में जो कल्प्रिट्स होते हैं वो जिनको भी टारगेट करते हैं वो दूसरे स्टेट के होते हैं। नॉर्मल क्राइम पहले क्या होता था कि हाँ ये बैंक में जाके लूटेरों ने लूट लिया, अब ये होता है कि ये विक्टिम चूज़ करते हैं साइबर क्रिमिनल्स ही, क्योंकि डेटाबेस एक बहुत बड़ा मार्केट है, डेटाबेस के थ्रू ही तो ये साइबर क्राइम चल रहा है कि सामने वाले पर्सन का डिटेल्स है तभी तो आप अप्रोच कर पा रहे हो उसको। आपका निजी डेटा कैसे मार्केट में घूम रहा है? ये ग्राउंड लेवल से लेके बहुत सारे अपर लेवल तक होता है, जैसे डेटा माइनिंग। अब ये डेटा माइनिंग जो डार्क मार्केट है
वहाँ से, और जो लोकल मार्केट आज के टाइम का हो गया है टेलीग्राम, वहाँ से भी सेल हो रहा है। तो पर टेलीग्राम इतना है, पर हमको तो बताया जाता था कि टेलीग्राम सबसे सिक्योर है। नहीं, टेलीग्राम ये ऐसे क्लेम किया गया है सिक्योर है। जैसे कि व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का जो सर्वर सेटअप है वो पहले इंडिया में नहीं था। तो क्या होता है कि जो इंडिया से बाहर कंपनीज हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि वो इंडिया के साथ कॉपरेट करेंगे कि नहीं। डेली बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो व्हाट्सएप को तो बहुत सारे मेल जाते हैं उनके ग्रीवेंस को कि सो एंड सो हमें अकाउंट के डिटेल्स चाहिए, सो एंड सो। तो जब उनका यहाँ पे सर्वर नहीं था तब वो मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, पर जब आ गया है अब इजीली मिल पाता अनलेस है। अनटिल गिरेबान में कोई नहीं है तब तक आप उसको नहीं, वो विजय माल्या लंदन में बैठा रहेगा वैसे ही। यही चीज़ हो गया इस चीज़ में। तो डेटा माइनिंग की जो चीज़ है, डेटा आप एक ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट, स्विगी या डेली बेसिस पे, ऑलमोस्ट एक 75-80% तो जो इंटरनेट यूज़र है उससे ज़्यादा ही होंगे जो यूज़ करते हैं ये सब ऐसे एप्लीकेशंस। तो इनके डेटा कहीं ना कहीं ये सेल हो रहा है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बोलते हैं कि स्कैन करके मेनू लेना पड़ेगा, आपका नंबर बताइए, आपका मेल आईडी बताइए। हम कपड़े खरीदने जाते हैं, मेल आईडी बताइए। होटल में जाइए, मेल आईडी बताइए, नाम बताइए, आपका एनिवर्सरी बताइए, सर हम आपको प्राइस देंगे। आपका बर्थडे, बेटे का बर्थडे, बीवी का बर्थडे, माँ का बर्थडे, सबका बर्थडे, सर आपका इंस्टा अकाउंट, ये फलाना जिमखाना, हर जगह से लेते हैं। राइट और यहाँ से ये लोग बेच देते हैं। राइट। और उधर से ट्रैक करके बर्थडे का डेट निकल गया, वो किस साल का है, वो फेसबुक अकाउंट क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, जीमेल क्या है, फ़ोन नंबर तो मिल ही गया। तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, मेल भी आपके पास है, आप ये हो, आपका ये है, आपको वो करना है, ऐसे ही करते हैं ना। ये एल्गोरिदम ऐसा ही होता है। जैसे कि पहले हम मॉल, जैसे आपने बताया मॉल में जाते थे तो आ जाते थे ऑफ़र है या कुछ है, तो फिर उस हिसाब से वो डिटेल्स ले लेते थे हमारे कि आप कूपन फिल करो तो आपको हम कांटेक्ट करें। तो ये जो प्रमोशनल चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमारे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसका यूटिलाइज़ कहीं ना कहीं ये एक सोर्स तक जाता है जहाँ से ये डेटा माइनिंग होती है। अब जैसा आपने बताया ये तो ग्राउंड लेवल पे हो गया, अब ये वर्चुअल लेवल पे हम डेली बेसिस पे बहुत सारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वहाँ साइन अप करते हैं, चीज़ें और हो वो गई। एग्री और अलाउ बोल के कमाल की चीज होती है कि एग्री और अलाउ करना है, जो आपको पढ़ के करना है, जो आप पढ़ ही नहीं Terms and सकते condition क्योंकि में पढ़ता है। 256 पन्ने का है। राइट। अब पन्ना टू पन्ना गाड़ी कब आएगी, चल मार दे। जी। तब आपको एग्री करना है, नहीं तो काम आगे नहीं जाएगा, नहीं करेंगे। आपने कर दिया एग्री, हो गया कांड खत्म। ऐसे ही करते हैं ना सेल। ऐसे ही होता है। तो पब्लिक क्या करे, पब्लिक कैसे रोके? पब्लिक जैसे मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। रेस्टोरेंट में मांगो कि स्कैन के बिना मेनू नहीं, हार्ड कॉपी, ओ आप इतना पैसा नहीं है प्रिंट करने का, नहीं सर वी आर सेविंग ट्रीज, मतलब घंटा तुमको ट्री का फर्क पड़ता है, इसी चला के तुम ये सब बात करते हो। मैंने बोला नहीं खाना है, तब जाके निकल के आता है मेनू, ठीक है। वो जहाँ पे जाके आपको मेल आई डी, इज इट मतलब नेसेसरी, नहीं है, मैं तो नहीं देता हूँ। पब्लिक को और क्या ऐसा करना चाहिए, आपको क्या लगता है? अभी डेली बेसिस पे तो ये सब चीज़ें होती है, जब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती पब्लिक, इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं उनके साथ स्कैम हो सकता है। ये एक पर हो issue तो रहा है होता ना सर। जबकि इससे बड़े लेवल पे भी होता है। जैसे कि आजकल इंस्टेंट लोन स्कैम चल रहा है। आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जो क्लेम करते हैं कि आपको इंस्टेंटली, आप बस अपना आईडी वेरिफिकेशन करिए और आपको सो एंड सो अमाउंट सैंक्शन हो जाएगा और आप लोन इंस्टेंट मिल जाएगा आपके अकाउंट में। जबकि ये करते हैं, वो होता भी है। बहुत सारे ऐप्स थे प्ले स्टोर पे जिनको ब्लॉक किया गया, तो उसमें ऐसा होता था कि जब हम इंस्टॉल करते, जैसे आपने बोला टर्म्स एंड कंडीशन कोई पढ़ता नहीं है, और इन्होंने अलो करके हमने इंस्टॉल कर दिया। तो जब हम अलाउड करते हैं तो हमारे जो परमिशंस है, कॉन्टैक्ट परमिशंस हो गए हैं और हमारे जो लोकेशन परमिशन हो गए, वो हम दे देते थे। और जब ये ऐप इंस्टॉल करते टाइम वो एक सेल्फी वेरिफिकेशन लेते हैं, आपका आधार पैन कार्ड नंबर लेते हैं कि हम देखेंगे कि आपकी क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, वो उसके अकॉर्डिंग वो आपको सो एंड सो अमाउंट मिलेगा। तो उस हिसाब से वो चेक करते थे और बहुत सारे लोगों को मिल जाता था लोन कि हाँ इसको 10,000 मिल गया, इसको 12,000 हो गया। तो इसमें ये करते थे, बाद में जिन्होंने लोन ले लिया है वो एक सर्टेन पीरियड हो गया कि इतने टाइम में आपका ड्यू है, आपको इतना अमाउंट भरना है। तो जो पे कर भी देते थे उनके साथ फिर हैरेसमेंट होता था। हैरेसमेंट ऐसा होता था कि उनको व्हाट्सएप आने, कॉल आने शुरू हो जाते थे कि आपने लोन लिया था, आपने पे नहीं किया। तो जो
कॉन्टैक्ट जब इंस्टॉल करने के बाद जो इनके पास आए हैं उन सबको मैसेज जाता था कि सो एंड सो ये पर्सन है, इसने लोन लिया है, और उसका फ़ोटो मॉर्फ करके, बहुत सारे ऐसे लड़कियां विक्टिम हैं जिनका फ़ोटो न्यूड में मॉर्फ करके सर्कुलेट कर दिया था इन्होंने, कि इनके जितने, क्योंकि कॉन्टैक्ट एक्सेस तो सब मिल गया है इनको ऐप इंस्टॉल करने के बाद, जिन्होंने भी इंस्टॉल किया है लोन के लिए, फिर उन सबको चले आता था। और लोग डर के कि ये और लोगों तक ना पहुँचे, इस चक्कर में इनको जितना अमाउंट ये डिमांड करते थे उतना अमाउंट उनको दे देते थे, और इनको रैंडमली स्पैम कॉल्स आना, मैसेजेस आना, व्हाट्सएप पे आना, ऐसे करके ये हैरेसमेंट करके भी बहुत सारे इंस्टेंट लोन है स्कैम। ये मोस्टली चाइना से चलता था जो इंस्टेंट लोन। लड़कों के लिए क्या करते थे? लड़कों के केस में, लड़कों के केस में भी ये करते थे, अगर उनका फोटो है उनका न्यूड कर दिया। और आज के टाइम पे एआई के थ्रू तो इतना इजी है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कैसा है। जैसे डीप न्यूड जिस तरीके से काम करता है कि आपके एआई के थ्रू डीप न्यूड वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डीप न्यूड के एप्लीकेशंस हैं जो कि कुछ पेड हैं, कुछ ओपन सोर्स हैं जो फ्री है। तो उसमें जस्ट एक सर्टेन पर्सन का एक फ़ोटो डाल दिया हमने, उसका ऑटोमेटिक न्यूड क्रिएट हो जाएगा बस। और इवन न्यूड फोटो नहीं, आजकल तो वीडियो क्रिएट हो जा रहे हैं ऐसे इस लेवल पे एआई का मिसयूज़ किया जा रहा है। अभी मैट्रिमोनी साइड में हम पहले थे जी, आइवरी कोस्ट नाइजीरियन, वहाँ पे एक गिफ्ट भेजते थे उस टॉपिक पे। फिर क्या होता था उस कैम्प में? वहाँ पे भी क्या ये सब केस आता था? इसमें भी बहुत अलग अलग, जैसे कि केसेस में कुछ विक्टिम्स होते थे जो ज़्यादा क्लोज हो जाते थे, उन्होंने कभी अपना पर्सनल फ़ोटोज़ या वीडियो शेयर किया है, उसके थ्रू एक्सटॉर्शन करना। और बहुत लोग होते हैं कि जो नहीं पर्सनल शेयर किए फिर भी वो फंस जाते थे, क्योंकि फिर उनको कस्टम्स डिपार्टमेंट से जो फेक रिटर्न करके कॉल आता था, क्योंकि इसमें कहीं पे भी एक लेयर नहीं छुटता था कि जहाँ पे ये ट्रस्ट ना करे, क्योंकि फेक कुरियर वेबसाइट है जिस पे ये ट्रैक कर पा रहे हैं कि हाँ ये कुरियर तो सच में आया है, ये जो नोटिस आ रहा है वो तो जेन्युइन है, हमें जो कॉल्स आए हैं वो एक लैंडलाइन नंबर से एक ऑल्टरनेटिव कुरियर सर्विस वेबसाइट में बनाया है पूरा, ताकि वो ट्रैकिंग वगैरह सब ओरिजिनल लगे। जी हाँ, जी हाँ, जस्ट वो ट्रस्ट हो जाए इसकी वजह से। क्योंकि अगर आपने कुरियर किया है तो आप सामने से दोगे कि हाँ ये ट्रैकिंग आईडी है, आप ट्रैक कर सकते हो, तो विक्टिम जो होता था वो ट्रैक भी करता था कि हाँ, और ये कंटिन्यू कनेक्टिविटी में रहता था। जब इसको कॉल आए कस्टम की तरफ से कि हाँ आपको सो एंड सो फ़ीस पे करना है, तो ये जिसने गिफ्ट भेजा है उससे, उस कल्प्रिट से बात करने का कि मेरे को ऐसा आया, तो वो उस टाइम पे अपना बताने का कि मैं इस टाइम पे बिज़ी हूँ, आप जो भी अमाउंट है पे कर दो, मैं आपको पे कर दूँगा, ठीक है। तो विक्टिम को ये लगता था बाद में तो मुझे मिल ही जाएगा, और उस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे पास आ ही रही है। तो कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड वो चलता रहता था, मुनाफा रहता था कि मुनाफा डायमंड रिंग है, आ रहा लालच है, फोन आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, लालच। तो टैक्स अगर 80,000 का गया भी तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। 80,000 देके मेरा चाहने वाला तो मुझे 2.5 लाख का सामान भेज और रहा है। बहुत सारे विक्टिम लोगों ने लोन लेके अपने किसी रिलेटिव से, जिनका है कि हम ले सकते हैं लोन लेके ये चीज़ भरा है, ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं। क्या बोले इनको क्या बोले? कभी कभार क्या भोला भाला बोले, क्या मतलब लालची बोले, क्या बोले समझ में नहीं आता है। सच में कभी कभार सच में समझ में नहीं आता है। पढ़े लिखे इंसान है सब, मतलब हो जाता है ना। ये ऐसे ट्रैप में मैनिपुलेट किया जाता है कि पर्सन उस टाइम पे समझ नहीं पाता और वो फंसता जाता है। एक बार उसके जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो गए, फिर कम्युनिकेशन नहीं होता, तब उसे समझ में आता है कि अब मेरे साथ स्कैम हो गया। कि आप बताओगे कैसे, क्या बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं इस चीज़ में थे। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी, कुछ विक्टिम्स यहाँ तक भी आके रुक जाते हैं। और इसमें ये होता है कि सब आउट ऑफ, जैसे कि विक्टिम ये टारगेट के मुंबई के, तो ये रहेंगे कहीं राजस्थान हो गया या ये दिल्ली में हो गया। तो ये मैट्रिमोनियल स्कैम्स के हमने जितने केसेस देखे हैं उसमें ज़्यादा करके ये नाइजीरियंस और ये आइवरी कोस्ट कंट्रीज़ के ही लोग रहते हैं। और इनका पूरा बेस है दिल्ली में, जैसे कि तिलक नगर, उत्तम नगर, द्वारका, ये कुछ एरियाज़ हैं स्पेसिफिक जहाँ पे जैसे कि उनका मोहल्ला जैसे होता है ना कुछ लोगों का कि हाँ, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको शॉप ओनर भी नाइजीरियंस ही मिलेंगे, चाहे वो एक कुछ क्लोथ का शॉप है या कैसा, ऐसे पूरा उनका लेन है, उनका पूरा एरिया है। और वहाँ पे
डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे बाहर से कहीं ना कहीं हर एक स्टेट से पुलिस आती ही रहती है, क्योंकि इस लेवल पे वहाँ पे एक प्रॉपर सिंडिकेट वाइज क्राइम हो रहा है। ये सिंडिकेट का बात आपने बोला, तो नया एक सिंडिकेट हुआ है, अभी आपसे ही बात कर रहा था, जो ट्रेंडिंग भी है और सिनेमैटिक भी है, पूरा सिनेमा की तरह स्क्रिप्ट करके जूनियर एक्टर्स रख के, सीनियर एक्टर रख के, राइटर रख के, डायरेक्टर रख के पूरा किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट के बारे में अगर कुछ बताइए। ये एक नया और बहुत ही हाल ही में बहुत सारे विक्टिम्स के साथ जो नए यंग स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जो अपने सिटीज़ को छोड़ के कहीं और जाते हैं, और उनको ये ज़्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि वो बाहर अकेले रहते हैं। हाँ, अकेले रहते हैं, वो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते किसी चीज़ का, इस चीज़ में फंसने के बाद। तो इस डिजिटल अरेस्ट में होता ये है, इनका जो मोडस होता है कि इसमें जो विक्टिम होते हैं उनको कॉल आता है कि आप सो एंड सो बोल रहे हैं, वो कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ। ये कम्युनिकेशन में वो लोग क्या क्या मांगते हैं, क्या बात बोलते हैं, क्या आपने क्राइम किया है, जो भी किया है, आपका कुछ पैकेट फंसा हुआ है, और ये क्या इनको करते हैं? नोटिस भेजते हैं पहले तो विक्टिम सोचता है ये तो लीगल है, अभी लीगलाइज ही हो गया, हम देख भी रहे हो सामने वाला पुलिस वाला है, और मैं मेल पे भी देख रहा हूँ नोटिस एज इट इज़ है। ये जो डिजिटल अरेस्ट में 8 घंटा बात करते हैं, मतलब किया होगा ये किसी में 7, किसी में 2, किसी में 3। जी, ये क्या क्या बातें करते हैं, और ये कहाँ कौन से जगह पे इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और क्या करवाते हैं? ये डिजिटल अरेस्ट ये बोल के करते हैं कि आपको कॉपरेट करना पड़ेगा हमसे, हम जो भी चीज़ें हैं हम वेरीफाई करेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि आपका पैकेज नहीं है या आपको किसी ने भेजा है, तो इसमें आपको पूरी तरीके से हमें कॉपरेट करना पड़ेगा, ऐसा क्लेम करते हैं जो फेक इम्पर्सनेट करके पुलिस वालों से जिनसे इनकी बात हुई है। फिर ये उनसे आईडी वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट दिखाइए, वीडियो पे ही हम वो वेरीफाई करेंगे। तो वीडियो पे डॉक्यूमेंट दिखाना, आप कहाँ पे जॉब करते हो, कहाँ पे है, क्या है, उनका एक बेसिक जो पुलिस इंक्वायरी करती है उस हिसाब से वो इंक्वायरी करते हैं। और वो इंक्वायरी करने के बाद वो उनको, जिनके साथ ये हुआ था, जो मेरे नोन में जो केस हुआ है, जो विक्टिम ने मुझे अप्रोच किया था, लेडी कांस्टेबल भी थी वहाँ पे, जेंट्स भी थे, तो वो उनको एक सर्टेन मोमेंट पे बात करते वक्त बोलते हैं कि हमें वेरिफिकेशन भी करना है आपके, जैसे कि आइडेंटिटी मार्क होता है, वो एक फॉर्म फिल करते हैं, बर्थ मार्क जो आपके बॉडी पे है, ये क्या है, आपके बॉडी पे मार्क कहाँ है, क्या है, वो हम वेरीफाई करेंगे। तो ये जो विक्टिम को उन्होंने बोला था कि आप अपने क्लोथ्स रिमूव करो और हम उसको वेरीफाई करेंगे, तो सामने तो लेडी ऑफिशियली थी उसके उस स्काइप पे बात, जब ये वेरिफिकेशन का हो, तो उसने कॉपरेट करने के लिए ये किया। बट उस टाइम पे उसने ये अच्छा किया कि उसने अपने फेस पे मास्क, स्कार्फ बांध दिया था। मतलब जिस विक्टिम ने आपको अप्रोच किया था उसकी बात स्कार्फ बांधने के बाद उन्होंने जो भी था कि हाँ मेरे बॉडी पे सो एंड सो मार्क है, और ऐसे वेरिफिकेशन किया। उसके सर्टन एक 5 मिनट बाद ही विक्टिम को नंबर से व्हाट्सएप पे वीडियो आता है उसी का, एक ही कपड़े क्लोथ्स रिमूव करते हुए, और फिर वो उसको एक्सटॉर्शन करना स्टार्ट करते हैं कि आपको सो एंड सो अमाउंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम सर्कुलेट कर देंगे आपके सोशल मीडिया पे, आपके प्लेटफॉर्म पे। और ऑलरेडी उन्होंने विक्टिम के सब डिटेल्स ले लिए हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन विक्टिम्स के ऑलरेडी इनके पास है कल्प्रिट। तो विक्टिम्स डर के पैसे दे देते हैं, बहुत सारे विक्टिम्स डर के ब्लॉक कर देते हैं। हिट ऑफ द मोमेंट कोई कुछ भी रिएक्ट कर सकता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, जो पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये विक्टिम ने भी ऐसे डर के उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन कंप्लेन रेज करने की कोशिश की, मुझे अप्रोच किया। तो मैंने उसे गाइड किया कि ये चीज़ अच्छा की कि आपका फेस हाइड था, नहीं तो फिर तो आपके ऑप्शन बहुत सारे विक्टिम नहीं होते, क्योंकि मेंटली ये डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे विक्टिम्स, मैंने देखे ऐसे सब केसेस में। और बहुत सारे विक्टिम है जिनके साथ ये वीडियो वाली चीज़ें भी नहीं होती, बट उसमें ये होता है कि वो उसको इस लेवल पे मैनिपुलेट कर देते हैं कि सामने वाला पर्सन सेटलमेंट पे आ जाता है कि मुझे अभी ये चीज़ क्लोज करनी है, सो एंड सो जो भी अमाउंट है मैं दे के ख़त्म करना चाहूँगा। क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं कि ये मैं कौन इस झंझट में फंसे, ये क्या है, और वो उस टाइम पे ऐसा मोमेंट ऐसे क्रिएट कर देते कि सामने वाला डरना ही है और पैसे देना ही है, ऐसा हो जाता है। अभी ये सेक्सटॉर्शन क्या है? मोस्टली ये फेसबुक पे ज़्यादा होता है, अभी तो इंस्टाग्राम पे भी होने लगा कि रैंडमली किसी लड़की का रिक्वेस्ट आएगा और नॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, हाय हेलो हाउ आर यू, और वो सब होने के बाद उसको वो अप्रोच करेगी आप नंबर शेयर करो, या फिर वो मैसेंजर पे वीडियो कॉल के लिए आएंगे, या फिर वो नॉर्मली व्हाट्सएप पे आएंगे। तो जैसे ही वो पर्सन वीडियो उठाता है, पिक करता है,
उस टाइम पे वो जो वीडियो में देखता है कि एक लड़की अपना कपड़े रिमूव कर रही है, ठीक है, और वो देख रहा है, ठीक है। और उस मोमेंट में बहुत सारी ऐसे विक्टिम्स भी होते हैं जो खुद भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं कि जो रिकॉर्ड हो जाता है। ये वाइस वर्सा होता है, लड़कों के लिए लड़कियां ओपन करती है और मोस्टली ये ज़्यादा करके लड़कों के साथ होता हाँ, है, ठीक ठीक है। इसमें विक्टिम मैक्सिमम 95% लड़के ही हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि उसने पिक कर लिया, तो ये जो चीज़ें होती है ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं वो, क्योंकि उस टाइम पे सामने वाले पर्सन का फेस भी दिखा है। और ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हैं इस सेक्सटॉर्शन चीज़ में। स्क्रीन रिकॉर्ड और ये सब चीज़ करने से पहले वो अपना, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना होमवर्क कर लेते हैं कि वो उनके फॉलोइंग लिस्ट या जो फ्रेंड लिस्ट है उनके स्क्रीनशॉट लेके पहले ही रख देते हैं, और फिर वो एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि ये सो एंड सो वीडियो हमने इस पर्सन को भेज दिया है, जो उसका ही फॉलोवर्स है, रिलेटिव है, फ्रेंड है या जो भी है। तो वो ये बोलते हैं कि अब ये जो वीडियो है ये हम सर्कुलेट कर देंगे आपके सब फॉलोवर्स को। विक्टिम और डर जाता है कि ये वीडियो चले आएगा तो उसमें तो सच में मैं दिख रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो वो है। कुछ विक्टिम होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ होते हैं कि हाँ जो उन्होंने भी बहक के उन्होंने भी कुछ ना कुछ कर लिया, ऐसे जाके वो फंस जाते हैं। फिर वो तुरंत क्लेम करते हैं हमें सो एंड सो अमाउंट आप पे करो, नहीं तो हम सर्कुलेट करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्क्रीनशॉट जाते हैं लोगों को कि हाँ हमने भेज दिया है करके, तो वो देखते हैं हाँ ये तो मेरा नोन ही पर्सन है जिसको इसने वीडियो भेजा है करके, और फिर इसमें ये फंस जाते हैं और लोग पैसे दे देते हैं। आपके कुछ फेमस केसेस बताओ, जैसे दिल्ली का आप हॉस्टल का एक केस बता रहे थे, बॉयज़ लॉकर रूम। बॉयज़ लॉकर रूम, ये बॉयज़ लॉकर रूम का किस्सा आप बताओ। बॉयज़ लॉकर रूम में केस ऐसा था कि जिसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स सर्कुलेट हो गए थे कुछ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। कुछ दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने ग्रुप बनाया था जिसमें कि वो अपने हाँ इसी यंग बच्चे लोग, और इन्होंने अपना ग्रुप बना के उसमें अपने जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसके जो प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं वो वहाँ पे अपलोड करना और उस पर बॉडी शेमिंग करना या उसके बारे में बात करना, या किसी रैंडम जो उनकी फ्रेंड है या जिसका फ़ोटो है किसी ने सोशल मीडिया पे डाला है। लड़के ही थे या लड़कियां? सिर्फ लड़के, सिर्फ लड़के। बैक टू अस, सिर्फ लड़के थे और वो भी बहुत ही जैसे बोलते हैं अच्छे पढ़े लिखे बैकग्राउंड के फैमिली से, पढ़े लिखे, ऐसे नहीं कि। एक सच बात बता दूं जी, ये जो तमाशा करने का मजा आता है ना लड़कियों को लेके, तमाशा करने का जो मजा आता है, या फिर कुछ कुछ लड़कियों के ग्रुप में भी लड़कों को लेके जो तमाशा करने का आता है ना सर, ये ज़्यादातर गरीब लोगों में तो आता नहीं है। ये सही बात बोला है ना मैंने, स्टैटिस्टिकली राइट है। केस में भी हाँ, इस केस में भी सिमिलर ही था जिसमें कि बहुत हाईयर स्टैंडर्ड क्लास के लोगों के बच्चे लोगों ने ऐसे ग्रुप बना के उसमें बॉडी शेमिंग हो गए, बात करना सेक्सुअली अलग अलग तरीके से, उसके स्क्रीनशॉट्स हो गए थे लीक। तो उस टाइम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने इसके रिगार्डिंग स्टोरी डाल दिया था कि ये बॉयज़ लोगों ने ऐसे ग्रुप बना के ये कर रहे हैं, सो एंड सो दिल्ली के कॉलेज के बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं। कुछ विक्टिम्स थे जिनके फ़ोटोज़ उसमें अपलोड हुए थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया क्या था क्या नहीं था। उस ग्रुप के अंदर का ही एक पर्सन था जिसने ये लीक किया था स्क्रीनशॉट। हमने डिटेल्स वगैरह ट्रैक करना स्टार्ट किया क्योंकि ये क्या हुआ था, सर्टनली बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। ये हो गया था कि न्यूज़ में कि ऐसे छोटे बच्चे लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, तो ये किस लेवल पे हो रहा है चीज़ें। आपने तब दिल्ली पुलिस के साथ मिलके ये काम किया और इनको पकड़ा? जी, पहले तो हमने इंडिविजुअली जो विक्टिम ने मुझे अप्रोच किया था उसके अकॉर्डिंग, बाद में हमने इन्फॉर्म किया दिल्ली में सो एंड सो जो मेरे कांटेक्ट थे उनको कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसे ऐसे हमें डिटेल्स निकाले हैं, और विक्टिम को हमने गाइड किया कि आपको ये टाइम पे क्या करना है, क्योंकि ये सब मोस्टली माइनर थे ज़्यादा करके इसमें, ठीक है। तो जो कि 17 साल 16 साल 15 साल ऐसे बच्चे, बड़े बड़े स्कूल के, बड़े स्कूल के। कहीं ना कहीं लड़के और लड़की के मामले में, इस मामले में ये होता है कि लड़कियों को ज़्यादा बैकआउट करके रहना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रंटली आके ये नहीं कर सकती कि हाँ मुझे कंप्लेन करना है या अपने पेरेंट्स को कैसे बताओ, क्योंकि जो फोटोज लीक हो रहे थे उसने ही तो किसी को भेजे थे। हाँ वो तो पता चल ही जाएगा कहीं ना कहीं से।
और उसमें ऐसे भी फोटोज थे कि जो नॉर्मली उसने सोशल मीडिया पे डाला है, उसके स्क्रीनशॉट्स लेके इन्होंने बॉडी शेमिंग की है या इसका उसके मैं क्या बारे में बोलूं कुछ सर, बात की हम है। बचपन में जिस चीज़ को एमएमएस बोला करते थे, आजकल उसको इंस्टाग्राम में रील्स बोलते हैं। ये तो सही बात है, ये उस लेवल पे एडवांस होते जा रहा है ये सब चीज़ें। इन लड़कों को अगर हम सोचे, अगर ये ग्रुप का व्हाट्सएप चैट या किसी का चैट छोड़ के अगर हम ये सीन को अगर एक फिल्म की तरह देखें कि 7 दोस्त कोई साइकिल में कोई बाइक में अपने स्कूल के छुट्टियों के बाद एक साथ जा रहा है और वहाँ पे एक रिवर के साइड में खड़ा होके या कहीं पे खड़े होके ऐसे बात कर रहे हैं अपने में, अपने गर्लफ्रेंड को लेके, एक्स गर्लफ्रेंड को लेके या दूसरी गर्ल को लेके, तीसरे स्कूल के वाली को लेके, किसी को लेके बात कर रहे हैं, तब शायद इतना डरावना नहीं लग रहा है। क्योंकि कम हो, ज़्यादा हो, बहुत हो, ऑलमोस्ट हर लड़के ने और हर लड़की ने ऑलमोस्ट एटलीस्ट 95% लोगों ने कभी ना कभी थोड़ा बहुत ये किया है, Right. थोड़ा बहुत किया है, अपने में बात किया है, ऐसा कल्चर किया है, ठीक है। तो तब तक तो सब सही लगता था। जब ये डॉक्यूमेंटेड हो जाता है और ये डिजिटल में हो जाता है, तब जाके लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि इसका एक आफ्टर इफेक्ट आ रहा है, इसीलिए। पर सोच तो सेम ही चल रही है। तो इसमें एक रिस्क फैक्टर क्रिएट हो जाता है जब ये डिजिटलाइज हो जाता है, कोई भी चीज़ मतलब वर्चुअल ये आप हो जाता रजिस्टर्ड हो जाते हो कि आपने ये किया है और उसका ये हुआ है। है। तो इसमें भी सोचने वाली बात है। ये जो सोच है ना, हमको इस सोच के बारे में सोचना चाहिए कि हम खुद में भी जो मजाक करते हैं, खुद में भी जो बात करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, एक बार सोचना चाहिए। करेक्ट। अपने टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये आपने जैसे बताया इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा होता है ये, बट वो क्या नज़र नहीं आता लोगों के, इसलिए वो इतना बड़ा इतना ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट होता। जब बॉयज़ लॉकर रूम केस चल रहा था तो लोगों ने बोला कि बॉयज़ लॉकर रूम जैसे है वैसे गर्ल्स लॉकर रूम भी होता होगा, ठीक है। तो गर्ल्स लॉकर रूम में ऐसा हुआ था कि एक लड़की ने स्नैपचैट अकाउंट बनाया था और उसने वो गर्ल्स लॉकर रूम भी था। ऐसा क्रिएट कर दिया गया था उस टाइम पे। ये इतना ज़्यादा हाइप हो गया था कि लोगों ने अब इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया था बॉयज़ लॉकर रूम। तो उसमें स्नैपचैट अकाउंट बना के उस लड़की ने एक पर्सन के नाम का और उस पर फेक क्लेम किया कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने मुझे रेप के थ्रेड्स दिए और उसके स्क्रीनशॉट सर्कुलेट कर दिए गए। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला वही लड़की ने खुद ही वो फेक अकाउंट बनाया था और ऐसे जस्ट टू डिफेम। ऐसे क्या बहुत सारे केसेस आजकल मतलब सोशल मीडिया में या अलग से नहीं बन रहे हैं, जहाँ पे लड़कियाँ झूठे केसेस बना के लड़के के बारे में बोल रही है। आज के टाइम पे किसी ने किसी का फेक अकाउंट बनाया है तो इतना बड़ा कोई पता है कि ये ट्रैक होना, लीगलाइज जाना, कंप्लेन होना, एफआईआर होना पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आपका कोई अच्छा बैकअप ना हो। आजकल के जो यंग जनरेशन बच्चे हैं, पहले जो हम बचपन में कार्टून देखते थे, फिर अभी एक सर्टन एज में आने के बाद हम मीम्स बनाते हैं, मीम्स देख के खुश होते हैं कि ये मीम्स हैं। उसमें कुछ डैंक मीम्स आते हैं, मीन्स कि कुछ जैसे कि जो प्रोत्साहित करते हैं किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो टॉर्चर हो कि या कोई सेक्सुअल चीज़ें हो, जिसको बोलते हैं ना हम बढ़ावा दें, उस तरीके का जो कि गलत काम है, उस तरीके के मीम्स क्रिएट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मीमर्स हैं। आजकल जो ट्रॉलिंग करते हैं ऑनलाइन, उसमें भी बहुत यंग जनरेशन के बच्चे हैं जो कि ऐसे अकाउंट बना के ट्रॉल्स करते हैं। ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, गेमिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे ट्रॉल्स और हैरेसमेंट, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि ई स्पोर्ट्स जो है अभी इंडिया में, ई स्पोर्ट्स जैसे सब पहले पबजी खेलते थे, वैलोरेंट गेम जो है अभी आजकल काफ़ी चल रहा है, तो इसमें जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेयर्स हैं वो लोग भी काफ़ी मुझसे कनेक्टेड हैं, जिनके साथ भी ऐसे चीज़ें होती थी। तो बहुत हमने ट्रैक किया तो पता चलता था कि ये तो 14, 15, 16 साल का, 17 साल का बच्चे लोग हैं, 18, 19 साल के बच्चे, जो कि उनका फेक अकाउंट बना के। तो ये जो यंग जनरेशन है ना, ये सब चीज़ में ये ज़्यादा है, जो माइनर हैं, जो जिनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, जिनको एक साइबर हाइजीन नहीं पता। जैसे हमें पता है डेली उठ के हमें ब्रश करना है, तो हम इंटरनेट पे जब हम सर्फिंग करते हैं, हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या होगा इसका इफेक्ट, ये उनको नहीं पता क्योंकि इनको सिखाया ही नहीं गया है। तो ये साइबर सेफ्टी एक हर एक स्कूल और एक कॉलेज में मॉड्यूल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आजकल तो लोग इंटरनेट से कनेक्ट हैं। क्या नहीं करना चाहिए?
और क्या करना ना चाहिए, जैसे डूज एंड डॉन्स होते हैं कि भी अब हम नॉर्मल इन जनरल गुड टच बैड टच की तरह, गुड गुड इंटरनेट बैड इंटरनेट। क्या होता है वो सिखाना भी बहुत ज़रूरी हो गया। तो आप महाराष्ट्र पुलिस को क्यों नहीं बताते कि ये चीज़ सिलेबस में डालना चाहिए, गवर्नमेंट से बात करें, एजुकेशन सिस्टम से बात करें? ऐसे बहुत सारे अप्रोच हैं जो हमने किया है कि बट इस चीज़ को एग्जीक्यूट होना बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़, क्योंकि होना तो चाहिए ही है। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैं कोलकाता में इस साल या फिर इस साल का एग्ज़ाम दिसंबर में ख़त्म होगा तो नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में जितने बड़े बड़े स्कूल हैं ऑल मीडियम्स के, मैं सबको इकट्ठा करके एक सेमिनार सिर्फ आपका ऑर्गेनाइज करवा दूंगा। आप आओगे? डेफिनेटली। वादा ऑन कैमरा चल रहा है, हाँ ऑन कैमरा, हाँ पक्का प्रॉमिस। हाँ पक्का promise। मैं कोलकाता से स्टार्ट करवा रहा हूँ ये स्कूल का, और आप मुंबई में बोलो, और मुंबई में भी अगर मेरे लायक कुछ हो तो बोलो, मैं कर दूंगा। मुंबई में हम जैसे कि जो साइबर सेफ्टी मंथ होता है अक्टूबर में, हम जो इंटरनेशनल साइबर सेफ्टी मंथ होता है, तो लोखंडवाला फाउंडेशन स्कूल जो है अंधेरी में, वहाँ पे हम हर ईयर मंथली जो अक्टूबर में एक बच्चों के लिए सेमिनार करते हैं, जिसमें कि अवेयरनेस हो गया जो भी उनके लायक है, क्योंकि आजकल बच्चे भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इतने ज़्यादा डिजिटलाइज हो गए हैं। मैंने सुना है काफ़ी बड़े बड़े फिल्म स्टार मुंबई के आपके आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि उनका भी ऐसा कुछ केस हुआ था, उनको भी आपने बचाया है, हेल्प किया है। स्लैब के पोस्ट पे तो आप देखोगे मल्टीपल कमेंट्स होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ रैंडम होंगे, तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बुरे भी होते हैं, ठीक है, तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था पहले। तो हमने एक कैंपेन रन किया था, इग्नोर नो मोर, ठीक है। तो मिस मालिनी नो मोर, मालिनी अग्रवाल एक मिस मालिनी जो काफ़ी जुड़ी हुई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सबके साथ, तो हमने ये सोचा कि ये तो इफेक्ट कहीं ना कहीं मेंटली उनको भी करता है, चाहे वो एक स्लैब ही क्यों ना हो, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें कि उनके साथ ट्रॉलिंग हो रही है, उनकी फ़ोटो मॉर्फ करके लीक की गई है, या उनसे ही बाय मिस्टेक कुछ ऐसे फ़ोटो लीक हो गए हैं और जिसको फिर एक बार स्नैप पे चले गया तो फिर 10 स्क्रीनशॉट चले आते हैं, व्यू हो जाते हैं, फिर उसको कैसे हमें रिमूव करना है, उसको कैसे टैकल करना है, ये सब गाइडेंस। पर कुछ लोगों को होता है कि नहीं किस लेवल पे इम्पेक्ट कर रहा है जो रिएक्ट करते हैं, और कुछ लोगों को होता है कि नहीं इग्नोर करते हैं। तो ये जो इग्नोर नो मोर कैंपेन था, इसमें बहुत सारे सेलेब्स जुड़े थे और बहुत सारे सेलेब ने इस पर प्रमोट किया। हाँ, ये अनन्या पांडे हो गई और श्रद्धा कपूर हो गए, ऐसे बहुत सारे सेलेब्स हैं जिनका हमने हेल्प किया है इस चीज़ को लेके। ट्रोलिंग जो होता है ना, कमेंट्स में या कुछ में, कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, माँ बाप की गालियाँ बरस सकता है, धर्म के नाम पे कुछ बोल सकता है, रेप थ्रेट दे सकता है, मार डालूंगा बोल सकता है, कुछ और क्या क्या बोल सकता है, तो छोड़ ही दो, आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा। तो ये तो इलीगल होना चाहिए, इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे तो स्टेप भी होना चाहिए, पर ऐसा होता है क्या? थोड़ी मोस्टली सब लोग इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि हम ब्लॉक कर देंगे तो हो जाएगा, पर आजकल ब्लॉक करने से भी नहीं होता, फिर वो मल्टीपल अकाउंट्स बना देते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के बाद मेंटली जो हैरेसमेंट होता है विक्टिम्स को, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैं आप बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल यूज़र है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मुझे डेली बेसिस पे डीएम आते हैं कि मेरे फेक अकाउंट बना दिया सर, उसका ही फ़ोटो न्यूड बना के उसको डीएम में आ गया, या किसी रैंडम ने कोई एक्सप्लिसिट फ़ोटो भेज दिया, उसको डीएम कर दिया और कुछ वल्गर वर्ड्स बोल दिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो उसको क्या किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इसमें यह है कि कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, जो करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, जो एक सर्टन एज में जिनको कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं पता है कि इसके क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रॉल रिलेटेड अभी मैंने एक केस किया था जिसमें कि एक एनिमेशन एक ये था सेंटर था जिसके स्टूडेंट ने एक चैनल, एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया था मीम्स टाइप, ठीक है। तो वो एनिमेटेड ऐसे अपने जो टीचर्स और उसके जो प्रोफेसर उनके बारे में उस पर सबमिट करने का, पोस्ट करने का कि सो एंड सो टीचर के बारे में उसका कार्टून क्रिएट करके, या फिर ऐसे ही उसका फ़ोटो डाल के उसके बारे में ऐसे करके। तो फिर मैंने उसे ट्रैक किया, ट्रैक करके आइडेंटिफाई हुआ कि ये सो एंड सो बैच का स्टूडेंट था जिसने ये चीज़ें की थी करके। तो फिर सामने आया,
तो वो कॉन्सिक्वेंसेस उसको नहीं पता थे कि ये होगा, जबकि वो एफआईआर हो गया उस पर। उसके प्रोफेसर्स ने इस चीज़ को सीरियस लिया कि आज ये बच्चा कर रहा है, कल हमने एक्शन लिया तो 10 लोग और कर सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ये सब नहीं ले पाते। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था तो इसने कर लिया, पर एक इंडिविजुअल है जिसके साथ हो रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो इम्पैक्ट ज़्यादा करके सोचेगा कि ब्लॉक कर देता हूँ, और फिर फैमिली को भी बताएगा, वो बोलेगा क्यों सोशल मीडिया पर बंद करो, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ज़रूरत है यूज़ करने की। ये सब चीज़ें होता है। इवन बहुत सारे जगह ऐसा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में भी कि जब वो अप्रोच करेंगे इस चीज़ को जाके कि मेरे कमेंट सेक्शन में ये हुआ है, तो आपको लगता है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स होगा, वो बोलेंगे अपना अकाउंट बंद कर दो, क्यों यूज़ कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे विक्टिम के साथ हुआ है। तो इसीलिए साइबर हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे आप कर रहे हो, तो अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए सही और गलत चीज़ क्या है, तब जाके ये ग्राउंड लेवल्स पे सही होगा। एआई कितना डरावना है और कितना दोस्त है? जो एआई टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम में हो तो बहुत ज़्यादा डीप है, और अगर हम उस पर उसको एक्सप्लोर करने जाएंगे तो वो उस पर तो न्यू एपिसोड भी बना सकते हैं आप, वो इतना डीप है। करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। चलिए, डन डन। डन। चलिए अब फिर गेम खेलना जाए। ओ डन 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 डन। अभी एक गेम खेलते हैं एक साथ। महाराष्ट्र पुलिस को हम बता देंगे अगर स्पीड लिमिट क्रॉस हुआ तो